नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसी धरती जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसकी दौलत की कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर थीं, वो कैसे धीरे धीरे गुलाम बन गई? आज हम उसी कहानी की परतों को खोलेंगे। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये एक पहेली जैसी है, जिसमें नाटकीय बदलाव हैं, छिपी हुई रणनीतियां हैं और कैसे एक पूरे उपमहाद्वीप का भाग्य ही बदल दिया गया। तो चलिए इसकी शुरुआत एक रहस्य से करते हैं। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये उस सोच को समझने की चाबी है जिसने भारत के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसमें क्या संदेश छिपा है? ये पेंटिंग असल में हमें क्या बताना चाह रही है? इन सवालों के जवाब हमें इस कहानी के आखिर में मिलेंगे। विलियम डिग्बी का ये जो कथन है ना, वो पूरी कहानी को बस एक लाइन में कह देता है। आधुनिक इंग्लैंड को भारतीय धन से महान बनाया गया है। ये धन हमेशा शक्तिशाली ने लिया है। मतलब ये कोई सीधा साधा व्यापार नहीं था, ये एक सोची समझी निर्मम लूट थी। तो सवाल ये उठता है कि ये सब आखिर हुआ कैसे? एक इतना समृद्ध देश अपने ही धन से कैसे खाली हो गया? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। एक देश जो दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे आगे था, जिसके कारीगरों का कोई मुकाबला नहीं था, वो अचानक से इतनी गरीबी में कैसे चला गया? इस उलझी हुई कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय में जब भारत सच में सोने की चिड़िया था। तो पहला अध्याय, दौलत की धरती। देखिए, उपनिवेशीकरण से पहले भारत की आर्थिक ताकत को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई मामूली देश नहीं था, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर था, जिसकी समृद्धि की कोई थाह नहीं थी। जरा इस आंकड़े को देखिए, 25%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सदियों तक पूरी दुनिया की कुल जीडीपी में भारत का हिस्सा कम से कम 1/4 था। चीन के साथ मिलकर भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। सोचकर देखिए, आज की दुनिया में किसी एक देश का पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर इतना बड़ा असर हो। और भारत सिर्फ मसालों के लिए ही नहीं जाना जाता था। यहाँ के सूती और रेशमी कपड़े, जिनकी क्वालिटी और डिजाइन इतने लाजवाब थे कि दुनिया भर के शाही घरानों और अमीरों में उनकी जबरदस्त डिमांड थी। हाथी दांत पर की गई कारीगरी, कीमती पत्थर और हाँ, वुड्स स्टील, जो अपनी मजबूती और धार के लिए मशहूर था, उसकी भी बहुत मांग थी। मतलब ये एक बेहद वाइब्रेंट इकोनॉमिक हब था। अब देखिए, जहां दौलत होती है, वहां लालच भी खींचा चला आता है। भारत की इसी बेहिसाब समृद्धि ने यूरोपीय ताकतों को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा। और बस यहीं से शुरू हुई भारत पर कब्जा करने की एक होड़, एक ऐसी रेस जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी। सबका मकसद एक ही था, भारत के इस फायदेमंद व्यापार पर अपना कब्जा जमाना। ये सिर्फ व्यापार की होड़ नहीं थी, ये भारत के भविष्य पर नियंत्रण करने की एक स्ट्रेटेजिक लड़ाई की शुरुआत थी। हर कोई इस सोने की चिड़िया का सबसे बड़ा हिस्सा अपने नाम करना चाहता था। लेकिन इस होड़ में आखिर में जीत ब्रिटेन की हुई। पर सवाल है, कैसे? उनकी जीत सिर्फ फौजी ताकत के दम पर नहीं थी, बल्कि उन चालाक रणनीतियों पर आधारित थी जिन्होंने धीरे धीरे एक मकड़ी के जाले की तरह पूरे देश को जकड़ लिया। चलिए इन रणनीतियों को जरा करीब से देखते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं थी, उसे इंग्लैंड की महारानी से एक शाही फरमान मिला था, जो उसे अपनी खुद की सेना रखने, किले बनाने और यहाँ तक कि जंग छेड़ने की भी इजाज़त देता था। यानी वे व्यापारी के भेष में सैनिक थे, और यही उनका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार साबित हुआ। फूट डालो और राज करो, ये उनकी सबसे कामयाब और शायद सबसे कुटिल चाल थी। वे भारतीय राजाओं के बीच की आपसी दुश्मनी और शक का पूरा फायदा उठाते थे। 1757 में प्लासी की लड़ाई इसका सबसे बड़ा सबूत है। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के ही सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया और धोखे के दम पर एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली, वो भी एक छोटी सी सेना के साथ। उनकी अगली चाल थी सहायक संधि। ये एक ऐसा जाल था जिसमें अंग्रेज भारतीय राजाओं को सुरक्षा देने का वादा करते थे और बदले में राजाओं को उनकी सेना का सारा भारी भरकम खर्च उठाना पड़ता था। असल में राजा अपनी ही गुलामी के लिए पैसे दे रहे थे और धीरे धीरे अपनी सारी आज़ादी खो रहे थे। इसे सस्ते में साम्राज्य बनाना भी कहा गया। और फिर आया व्यपकत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तो कब्जा करने का एक सीधा और बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीका था। इस नीति के मुताबिक अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं होता तो उसका राज्य सीधे कंपनी के कब्जे में चला जाता था।
इस नीति ने भारत में गोद लेने की सदियों पुरानी परंपरा को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और कई अमीर राज्यों को बेरहमी से हड़प लिया। तो ब्रिटेन ने एक साम्राज्य तो खड़ा कर लिया, लेकिन इसकी कीमत भारत को अपनी आत्मा से चुकानी पड़ी। ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं थी, ये इंसानी जिंदगियों में थी, और इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। ये एक ऐसी कीमत थी जो कई पीढ़ियों ने चुकाई। इस नंबर को देखिए, 1 करोड़। 1770 से 72 के बीच बंगाल में जो भयानक अकाल पड़ा, उसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की कठोर और अमानवीय टैक्स नीतियों का सीधा नतीजा था, जहां फसलें बर्बाद होने के बाद भी किसानों से जबरदस्ती भारी लगान वसूला जाता रहा। ये तस्वीर इस त्रासदी की क्रूरता को साफ साफ दिखाती है। दिक्कत सिर्फ अकाल नहीं था, दिक्कत नीतियां थीं। ये तस्वीरें 1877 के अकाल की हैं। एक तरफ लाखों भारतीय भूख से सड़कों पर दम तोड़ रहे थे और दूसरी तरफ भारत से अनाज ब्रिटेन भेजा जा रहा था। गोदाम भरे हुए थे, लेकिन लोगों के पेट खाली थे। खुद गवर्नर जनरल का ये कहना कि कपास के बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं, ये भारत के विश्व प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग की बर्बादी की एक दर्दनाक तस्वीर है। ब्रिटिश नीतियों ने जानबूझकर भारतीय कारीगरों को तबाह कर दिया ताकि ब्रिटेन की मिलों में बने कपड़े भारत में बेचे जा सकें। इसका नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग गरीबी और भुखमरी के मुंह में धकेल दिए गए। तो कुल मिलाकर भारत से कितनी दौलत लूटी गई? एक हालिया अनुमान के मुताबिक 1765 से 1938 के बीच ब्रिटेन ने भारत से आज के हिसाब से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति निकाली। इस नंबर के साइज का अंदाजा लगाने के लिए ये ब्रिटेन की आज की कुल जीडीपी का लगभग 13 गुना है। ये किसी देश का शोषण नहीं था, ये एक पूरे महाद्वीप की लूट थी। लेकिन ब्रिटिश राज का असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं था। उन्होंने भारतीय समाज की नींव को ही बदल कर रख दिया और ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जो उनके शासन को हमेशा के लिए मजबूत कर सकें। भारत में सदियों से गांव आत्मनिर्भर हुआ करते थे, जिन्हें छोटे गणराज्य तक कहा जाता था। ये ग्राम पंचायतें अपने फैसले खुद लेती थीं और अपने मामले खुद सुलझाती थीं। अंग्रेजों ने इस सदियों पुरानी व्यवस्था को जड़ से खत्म कर दिया और एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया, जिसका मुख्य काम लोगों की भलाई करना नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना था। शिक्षा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। पारंपरिक गुरुकुलों और मदरसों को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लाई गई जिसका मकसद ऐसे भारतीय तैयार करना था जो खून और रंग से तो भारतीय हों, लेकिन अपनी सोच, अपनी पसंद और अपनी वफादारी से ब्रिटिश हों। ये एक तरह का मानसिक उपनिवेशीकरण था। अब चलिए उस पेंटिंग पर वापस चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अब जब हम पूरी कहानी जान चुके हैं, तो क्या इसके मायने कुछ बदलते हैं? क्या ये अब भी एक आम कलाकृति लगती है? चलिए इसके सिंबल्स को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें उस औपनिवेशिक सोच के बारे में क्या बताती है। यहां देखिए, ब्रिटानिया यानी ब्रिटेन एक ऊंचे सिंहासन पर बैठी है जो उसकी ताकत और ऊंचे दर्जे को दिखाती है। भारत और चीन झुकी हुई मुद्रा में हैं, जैसे वे खुशी खुशी अपनी दौलत भेंट कर रहे हों। लेकिन क्या वे सच में भेंट कर रहे थे या उनसे छीनी जा रही थीं? शेर ब्रिटिश ताकत का प्रतीक है और भारतीयों का सांवला रंग ये उस नस्लीय भेदभाव को दिखाता है जो उस सोच की बुनियाद थी। ये पेंटिंग कब्जे को एक महान काम की तरह दिखाती है, न कि एक क्रूर लूट की तरह। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है। औपनिवेशिक काल ने जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव किए, उनकी विरासत आज भी भारत और पूरी दुनिया में महसूस की जाती है। ये सोचने वाली बात है कि उस दौर की गूंज आज हमारे वर्तमान को और हमारे भविष्य को किस तरह से आकार दे रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।